कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं 21 अगस्त का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 1 से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो अब ये इंडिकेटर्स हैं तो कुछ इंडिकेट ही करेंगे ना। तो बेसिकली 2018 का है ये। इट इज़ अ पीरियोडिक कंपेंडियम ऑफ स्टेट साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। तो कंपेंडियम का क्या मतलब होता है? कंपाइलेशन। ठीक है, जैसे आप साल भर की डिफेंस एक्सरसाइजेस का, नेवी एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस का हम कंपाइलेशन करते हैं, तो उस तरीके का है। इट वाज रिलीज रिसेंटली। कौन बनाते हैं ये रिपोर्ट? नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं। डिपार्टमेंट जो किसकी डिवीजन है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्योंकि ये साइंस के इंडिकेटर्स हैं तो यू कैन कोरिलेट कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला डिपार्टमेंट कर रहा होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय रेंज ऑफ साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट अक्रॉस कंट्री। जो भी साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट है हमारी कंट्री में, वो जो डाटा प्रोवाइड करेंगी ना, बेसिकली इसने उसका कंपाइलेशन किया है। ठीक है, तो की फाइंडिंग्स क्या है? इंडिया का प्राइवेट सेक्टर रिसर्च कंपनीज अपीयर टू एम्प्लॉय लार्जर प्रपोर्शन ऑफ विमेन इन कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज दैन गवर्नमेंट फंडेड मेजर साइंटिफिक एजेंसीज डू। कि भाई वो वुमेन को ज़्यादा बेहतर रोल देती हैं जो प्राइवेट रिसर्च कंपनीज होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड 2018 इंडिकेटर्स रीइटरेट, मतलब बताते हैं एम्फेसिस देके, द हिस्टोरिक ट्रेंड ऑफ इंडियन साइंटिस्ट बीइंग ओवरवेलमिंगली मेन। ठीक है, ये तो बोल ही रहे हैं कि भाई जो हमारे यहाँ इंडियन साइंटिस्ट है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मेन की है, पर जो हमारे यहाँ की प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें जो कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो पोर्शन है वो विमेन लेड है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। की टेकअवेज क्या है? ऑन द होल द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैड ग्रेटर कमिटमेंट टू इंश्योरिंग दैट विमेन साइंटिस्ट वर फेयरली रिप्रेजेंटेड इन रिक्रूटमेंट, प्रमोशंस एंड अप्रेजल्स प्रोसेस इन मेनी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का ज़्यादा कमिटमेंट है विमेन साइंटिस्ट को फेयरली रिप्रेजेंट करने के लिए, और हमें सरकारी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे अपनी जो विमेन पार्टिसिपेशन है उसको ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा। और वो दिखता भी है, जैसे हमारी पार्लियामेंट में भी विमेन पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। सो वी नीड टू ऑब्वियसली इंक्रीज दिस थिंग। द लास्ट ड्रॉप इन नंबर ऑफ विमेन बिटवीन डॉक्टोरल एंड प्रोफेशनल स्टेजेस अपेयर ड्यू टू कि जो विमेन टेक्निकल वाली चीज़ों में ज़्यादा क्यों नहीं आ पाती। सबसे पहला सोशल प्रेशर होता है कि अरे ये लड़की रात में नौकरी पे जाएगी, ऐसा करेगी, ऐसा करेगी। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ सोशल प्रेशर ऑन विमेन, जो कभी फैमिली देती है या फिर आसपास के लोग भी कर देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द पेट्रियार्कल एटीट्यूड इन हायरिंग प्रैक्टिसेस, की भाई उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको सैलरी कम दी जाती है, एंड प्लेंटी ऑफ थिंग्स जो एक विमेन फेस करती है। सो दीज आर द थिंग्स यू विच यू कैन कोट। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये एक सरकारी वो है डेटा, सो यू कैन कोट समवेयर इन योर आंसर्स। देन इज अबाउट स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट। तो ये हर साल आती है, तो इस साल की 2020 रिपोर्ट देख लेते हैं। तो महुआ ने रिलीज़ की है इसको। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, सो द स्वच्छ सर्वेक्षण ने कितनी सिटीज़ को कवर किया? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कितने कैंटोनमेंट बोर्ड्स को? नहीं इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 28 दिन टोटल सर्वे किया गया है। रैंकिंग बेस्ड ऑन कैटेगराइजेशन ऑफ सिटीज़ ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, सो पॉपुलेशन बेस्ड इन्होंने रैंकिंग करी गई है। पहले बात पॉपुलेशन बेस्ड कैटेगराइजेशन की, और उन कैटेगरीज में सिटीज़ को रैंक किया गया है। सबसे पहले इंदौर। ठीक है, आई थिंक पिछले साल भी इंदौर ही था जिसका पहला रैंक था, मध्य प्रदेश का ही कोई सिटी था। डू कमेंट डाउन अगर आपको याद है तो। सो इट वाज रैंक द क्लीनेस्ट सिटी इन ओवरऑल कैटेगरी, फॉलोड बाय सूरत एंड नवी मुंबई। छत्तीसगढ़ को क्लीनेस्ट स्टेट का दर्जा दिया गया है ऑफ द स्टेट्स विद मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, तो उस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ सबसे आगे। एंड अहमदाबाद इज़ द लार्जेस्ट क्लीनेस्ट मेगा सिटी। न्यू दिल्ली इज़ द क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी। आई नो ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बट इट इज़ एंड क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर इज़ द क्लीनेस्ट स्मॉलेस्ट सिटी। ओके, बेंगलुरु विंस द बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबिलिटी अवार्ड इन मेगा सिटी कैटेगरी। सेल्फ सस्टेनेबल है बेंगलुरु। झारखंड इज क्लीनेस्ट स्टेट इन द कैटेगरी, जो 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज़ है वहाँ पे। 100 से ज़्यादा कौन? छत्तीसगढ़ क्लीनेस्ट, और 100 से कम झारखंड। क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट कौन है? जलंधर कैंटोनमेंट बोर्ड, जो पंजाब में होता है। एंड क्लीनेस्ट टाउन इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ये वाराणसी है। यहाँ पे लिख नहीं रखा वाराणसी है, बट ये इन सिटीज़ विद पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख, करड़ इन महाराष्ट्र इज़ द क्लीनेस्ट सिटी। एक याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बस आपको ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कौन सा कैंटोनमेंट बोर्ड है। गंगा का थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, एंड क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी कर लेना। सो ये छोटी छोटी चीज़ें याद कर सकते हो। मैक्सिमम सिटी पार्टिसिपेशन कहाँ है? शाहजहांपुर में। ठीक है, क्लीनेस्ट मेगा सिटी विद मोर देन 40 लाख पॉपुलेशन अहमदाबाद गुजरात, हम पढ़ चुके हैं ऊपर। फास्टेस्ट मूवी सिटी इन टर्म ऑफ क्लीनिनेस, जो सबसे अच्छा काम कर रही है, जोधपुर। ठीक है, सेल्फ सस्टेनेबल सिटीज़ इन टर्म ऑफ क्लीनलीनेस, मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन, वो 10 लाख से कम थी, तो वो राजकोट गुजरात है। ठीक है, देन इज़ अबाउट
Mysuru, Karnataka has ranked cleanest among medium-sized cities with population ranging between 3 to 10 lakhs. ठीक है, तो आप थोड़ा जितना आपको याद रहे आप याद रख सकते हो, इतना कोई आपको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम्स में. ठीक है. व्हाट इज स्वच्छ सर्वेक्षण, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई. पीएम मोदी ने लॉन्च किया था इन 2016. ठीक है. इट इज़ मेंट टू मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान. स्वच्छ भारत अभियान हमने 2014 में ऑन द ईव ऑफ 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी पे लॉन्च किया था. तो ये बेसिकली उसका वही ना अकाउंटेबिलिटी बताता है कि कितना हम पहुंच चुके हैं और कितने हमने टारगेट अचीव कर लिए हैं. इट एम्ड एट इनकलकेटिंग अ स्पिरिट ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन हो अमंग द सिटीज़ की भाई मैं बनूंगी क्लीन सिटी और मैं बनूंगी क्लीन सिटी. हु कंडक्ट सर्वे, QCI करता है. क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज इन चार्ज ऑफ इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस. ठीक है, वो इवैल्यूएट करता है और ये डेटा स्वच्छ सर्वेक्षण प्रिपेयर करता है. ऑटोनोमस एक्रेडिटेशन बॉडी है जो बेसिकली क्लासीफाई करती हैं एंड आपको ठप्पा लगाती है कि भाई ये वाली बेसिकली कंडीशन का काम करती है, विच वॉज सेटअप बाय GOI इन 1997 फॉर क्वालिटी अश्योरेंस. ठीक है, तो ये चीज़ें देखती हैं. सो आई होप आपको पता चल गया वो कौन करता है, कब लॉन्च किया गया था. सो दीज आई थिंक ऑल योर क्वेश्चंस आर आंसर्ड. देन GS पेपर 2 का टॉपिक है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़. मैं एक वीडियो आपको टैग कर दूंगी इसमें जो मैंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ पे बनाई. उसमें अच्छे से मैंने कोपू एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी सब मैंने अच्छे से कवर किया गया है. वो आप ज़रूर देख लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पता चलेंगी. एक्स्ट्रा नहीं, ये तो इसमें तो कुछ भी बेसिक्स नहीं दे रखा, वो सारा बेसिक्स उसमें कवर किया हुआ है. ठीक है, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने समन किया है फेसबुक को कि भाई फेसबुक वाले आओ और बताओ. तो कुछ हेट स्पीचेस का कि बोले कि यूनाइटेड स्टेट्स ने फर्म डिड नॉट अप्लाई हेट स्पीच रूल्स टू सर्टेन BJP पॉलिटिशियंस. तो बेसिकली कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है. तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती क्या है भाई? कमिटीज़ विच आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय हाउस और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर विच वर्क्स अंडर डायरेक्शन ऑफ स्पीकर. स्पीकर के अकॉर्डिंग काम करेगी एंड स्पीकर को रिपोर्ट पेश करेगी. ठीक है, या तो वो इलेक्टेड हो सकती है या वो नॉमिनेटेड हो सकती है और स्पीकर के डायरेक्शंस पे काम करेगी. डिफरेंट कमिटीज़ कौन सी है? स्टैंडिंग कमेटी. ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी मतलब देयर एग्जिस्टेंस इज अनइंटरप्टेड एंड यूजुअली रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन एन एनुअल बेसिस. मतलब बहुत ज़रूरी होती है और बार बार इनको रिकॉन्स्टिट्यूट एनुअल करना पड़ता है, मतलब रिटायर हो जाते हैं और फिर उनको एनुअली रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. स्टैंडिंग कमिटीज़ में दो प्रकार की, फाइनेंशियल कमिटीज़ एंड डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़. तो फाइनेंशियल कमिटीज़ तो ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि पैसे से रिलेटेड है. ठीक है, एंड 3 फाइनेंशियल कमिटीज़ कौन सी हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी एंड कोपू. ये मैंने तीनों ही बहुत अच्छे से कवर कर रखी हैं एंड यू शुड वॉच इट. सिलेक्ट कमेटी आर फॉर्म फॉर स्पेसिफिक पर्पस. भाई इस पर्पस के लिए बनाई गई और फिर एक बार बिल मतलब बेसिकली ये भाई बिल पास कर दिया मान लो कोई. ठीक है, अब जो ये ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी थी, ठीक है, उसके लिए मान लो इनको दे दी पर्पस दे इस कमेटी को दे दी. फिर अगर कोई कमेटी स्पेसिफिकली उस पर्पस के लिए बनाई गई है उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाती है. ठीक है, तो वो सिलेक्ट कमिटीज़ होती हैं. कंपोजिशन क्या है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ की? भाई 13वीं लोकसभा तक तो इसमें 45 मेंबर्स होते थे, पर अभी हम 13वीं में नहीं है तो हम 17th की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो अभी क्या होता है 21 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा होते हैं एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा होते हैं टू बी नॉमिनेटेड बाय लोकसभा स्पीकर एंड राज्यसभा चेयरमैन रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो ऐसा होता है एंड दे आर अपॉइंटेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर. 1 साल के लिए होते हैं एंड वही बता रखा है ना कि रिकॉन्स्टिट्यूट होते हैं. हम ऊपर पढ़ चुके हैं स्टैंडिंग कमिटीज़ के 2 टाइप्स. ठीक है, फाइनेंशियल कमेटी एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़. ठीक है, सो कंपोजिशन ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज़ देख लो भाई 30 मेंबर होते हैं और इसमें सारे ही लोकसभा से होते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं फाइनेंस के मामले में वैसे भी राज्यसभा का ज़्यादा से होता नहीं है. सो लोकसभा है तो इसलिए 30 मेंबर्स सारे इसमें से हैं. बोथ पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैव 22 मेंबर्स. ठीक है, एंड द 15 आर सिलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा एंड 7 आर सिलेक्टेड फ्रॉम राज्यसभा. सो मैंने पूरा एक्सटेंसिवली कवर कर रखा है, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर. पावर्स क्या होती हैं? पार्लियामेंट्री कमिटीज ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 105. ठीक है, ऑन प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स. ठीक है, ये देखती हैं प्रिविलेजेस वायलेट नहीं हो रहे एंड द अदर थिंग्स. आर्टिकल 118 और पार्लियामेंट्री अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर्स. ठीक है, कि पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी देता है कि आप रूल्स बना सकते हैं. तभी हम बहुत जगह पार्लियामेंट्री रूल्स पढ़ते हैं ना, जैसे कि पेंशन है. ठीक है, वो कहीं पे एक्सटेंसिवली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है बट ये पार्लियामेंट्री रूल्स में मेंशन है. ठीक है, तो ये ज़रूरी होते हैं रूल्स, तो उनको ये कमिटीज़ को इनसे पावर मिलती है. कमेटी रिपोर्ट्स काफ़ी एग्जॉस्टिव होती है और अच्छी खासी इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू गवर्नेंस. बिल्स दैट आर रेफर टू कमेटी आर रिटर्न टू द हाउस, जो फिर उनको वैल्यूएडिशन करके वो भेज देते हैं उनके पास कि भाई ये इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है. हाउएवर पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि भाई बाउंड नहीं होती, उनको ज़रूरत ही नहीं एक्सेप्ट करने की. मन करेगा तो कर लेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे. सो दीज थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर. अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री वर्सेस कैबिनेट कमेटी. सो दिस थिंग यू कैन
राइट इन द कमेंट सेक्शन। देन व्हाट इज सीरो सर्वे, ठीक है। जब भी सीरो आ जाएगा ना, आपको थोड़ा सीरम का आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सीरम का आपको थोड़ा याद होना चाहिए। एंड सीरम बेसिकली क्या होता है, ब्लड का कंपोनेंट ही होता है, ठीक है। ब्लड को जो प्लाज्मा बेसिकली होता है उसको फिर ऑल फिल्टर करके उसमें से सीरम निकालते हैं। सीरो सर्वे कंडक्ट किया गया दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, पुणे में। वहाँ से सजेस्ट किया गया कि भाई जो अब आप सोच रहे हो ना, ये इतने केसेस हो गए, ये फार मोर वाइड स्प्रेड, आप 28 लाख केसेस दिखा रहे हो ना, नहीं नहीं ये नहीं है, कोविड-19 इससे ज़्यादा फैल चुका है। पुणे में मोर देन 51% ऑफ द टेस्ट ने एंटीबॉडीज़ दिखाई हैं कोविड-19 के अगेंस्ट लोगों में, ठीक है। हालांकि वो एसिम्प्टोमेटिक है पर उनके अंदर एंटीबॉडीज़ है, इसका मतलब वो इन्फेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। कि ये बता रहे हैं कि करीबन पुणे की हाफ पॉपुलेशन ऑलरेडी अफेक्टेड है। एंड दिल्ली में भी यही चीज़ है, ये एक्चुअल स्प्रेड कुड बी 40 टाइम्स फास्टर देन द कन्फर्म्ड केसेस, ठीक है। सो सेकेंड सर्वे हुआ तो 29% ऑफ दिल्ली हैज़ एंटीबॉडीज फॉर कोविड-19। मुंबई में 40% ऑफ द सैम्पल ग्रुप वॉज फाउंड टू बी इन्फेक्टेड। सो की टेक अवेज क्या निकाल सकते हैं, देखो ये ना मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपसे नहीं पूछेगा कि वो सीरो सर्वे में बताओ क्या हुआ था प्रीलिम्स में, तो ये नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। सीरो सर्वे क्या होता है एंड क्या इसकी इम्प्लीकेशंस है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। यू कैन कभी आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये क्या बताता है कि भाई ज़्यादा एसिम्प्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं, मतलब लोगों में सिम्टम्स ही शो नहीं हो रहे बट स्टिल दे आर कैरियर ऑफ कोविड-19। सो मोस्ट SARS-CoV-2 इन्फेक्शंस आर एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। एंड वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। एंड एसिम्प्टोमेटिक की दिक्कत क्या होती है कि वो उनके घर में जाएंगे तो जो बड़े बूढ़े हैं, जो डिजीज कंडीशन है, उनमें फैला देंगे, ठीक है। तो वो तो खुद तो एसिम्प्टोमेटिक है, उनको लगेगा अरे इसको तो है ही नहीं, बट दे विल उनको ज़्यादा फैला देंगे एंड दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। इनएडिक्वेट टेस्ट हो रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है टेस्टिंग हमारे यहाँ काफ़ी कम हो रही है, पर ये चीज़ आपको अब फिर साइंटिस्ट सोचते क्या ये हर्ड इम्यूनिटी तो नहीं है, भाई सब में हो रहा है बट लोग एसिम्प्टोमेटिक से, तो नहीं, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि इस चीज़ पे रिसर्च बहुत कम हुई है अब तक। एंड हम इसीलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता कि एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्टिव आई हैं या न्यूट्रलाइजिंग आई है, दोनों में क्या फ़र्क है। न्यूट्रलाइजिंग का क्या मतलब है, सिर्फ अभी के लिए आई है, मतलब आपका कोविड-19 वाला मतलब कोविड पीक पे चल रहा है और ये एंटीबॉडीज़ आपकी ब्लड में प्रेजेंट है कि मतलब वो बेचारी जान लगा के फाइट करिए कोविड-19 के अगेंस्ट। और फिर दूसरी होंगी प्रोटेक्टिव, जो मतलब आपके डिक्लाइनिंग फेज ऑफ डिसीज़ में आएंगी कि भाई हम टोटली इसको प्रोटेक्ट करते रहेंगे जब भी वो डिजीज़ इसको अफेक्ट करेगी इन फर्दर स्टेज, ठीक है। तो हमें अभी ये नहीं पता कि एंटीबॉडीज़ न्यूट्रलाइजिंग है या फिर प्रोटेक्टिव हैं। सो दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो हम नहीं बता सकते कि हर्ड इम्यूनिटी चल रही है क्या फिर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है, ठीक है ना। सो नीड ऑफ द आर क्या है भाई, एडिक्वेट टेस्टिंग कराओ, भाई सरकार को बोलो एडिक्वेट टेस्टिंग कराओ एंड आइसोलेट करो इन्फेक्टेड लोगों को। अगर आपको पता चलता है कि अगर आपको है कोविड-19 सो टाइमली आइसोलेशन करो अपने आप को, ठीक है। हायर नंबर ऑफ टेस्ट करवाओ। एंड सीरो सर्वे क्या होता है, मैं कह रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इज़ वन दैट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग ऑफ ब्लड सैंपल्स। किसके लिए, वेदर टू डिटरमाइन कि लोग जो जिस बंदे का टेस्ट ब्लड लिया जा रहा है उसको नोवल कोरोना वायरस है या नहीं, ठीक है, या फिर उससे वो पहले कभी इन्फेक्ट हुआ है या नहीं, एंड जो उसमें एंटीबॉडी है वो उसमें प्रोड्यूस हुई या नहीं। सो दिस इज सीरो सर्वे। देन देख लेते हैं नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2025, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी किसके लिए, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो आरबीआई ने रिलीज़ किया भाई हम 5 साल में इस तरीके से हम लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी पैदा करेंगे, ठीक है। तो मल्टी स्टेक होल्डर लेड अप्रोच है क्योंकि काफ़ी सारी इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। पहले ये 2.0 वर्जन है इसका, पहला इसका 2013 में भी हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली इससे क्या होगा, फाइनेंशियल लिटरेसी जितना लोगों में आएगी तो वो अवेयर होंगे कि भाई क्या तो आरबीआई की पॉलिसीज़ है और क्या पेंशन रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आरबीआई इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। आरबीआई इन्वॉल्व है, सेबी इन्वॉल्व है, ठीक है, और कौन है, IRDAI इन्वॉल्व है, और पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो PFRDI इन्वॉल्व है, तो ये सब इन्वॉल्व है। तो इनसे रिलेटेड जो इनकी एक्सपर्टाइज है ना जिसमें ये काम करते हैं उससे रिलेटेड लोगों में ये नॉलेज फैलाएंगे। सो दिस इज द मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। हाइलाइट्स क्या है इसकी, क्या रिकमेंडेशन है, क्या क्या करवाएंगे, 5 चीज़ पे फोकस करेंगे। कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी लेड होगा, ठीक है, सारे लोगों को एक साथ देंगे इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है, ताकि फाइनेंशियल वेलबींग हो सके। फाइनेंशियल लिटरेसी कंटेंट हो स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, टीचर्स के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, MSME सीनियर सिटीजन्स के लिए, कैपेसिटी डेवलपमेंट फॉर वेरियस इंटरमीडियरीज। तो देखो जो इसमें इन्वॉल्व है ना एजेंसीज, उनके आप निकाल सकते हो कि भाई पेंशन रिलेटेड बताएंगे, सेबी है तो क्या
MSME रिलेटेड बताएंगे तो आप ये इसमें लिख सकते हैं। डेवलप करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइडर्स की, इस तरीके से आप उनको नॉलेज प्रोवाइड करोगे। कम्युनिटी लेड अप्रोच होगी। स्पेसिफिक पीरियड इन अ ईयर नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड टू डिससेमिनेट फाइनेंशियल लिटरेसी मैसेजेस ऑन लार्ज एंड फोकस की, कि भाई हाँ अभी बच्चों की छुट्टी हो गई तो इस टाइम पे हम ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, टीचर्स वगैरह घर पे होंगे तो वो ज़्यादा सीख सकेंगे। इंटीग्रेट फाइनेंशियल एजुकेशन कॉन्टेंट इन स्कूल करिकुलम, ठीक है, एंड द वोकेशनल कोर्सेज एंड अडॉप्ट अ रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। ऑब्वियसली कोई चीज़ आप चालू करोगे तो उसको इवैल्यूएशन के लिए भी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी से क्या होगा, क्रेडिट डिसिप्लिन आएगा एंड एनकरेज होगा अवेलिंग क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली क्या होगा, इनफॉर्मल जो लेंड करते हैं साहूकार, ठीक है, तो उनके पास लोग कम जाएंगे एंड फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें ज़्यादा लोग होंगे एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। बेसिकली इट प्रूव्स यूसेज ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये इस पर भी ज़्यादा फोकस होगा। वांट्स मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। सो बेसिकली बताएंगे कि इस स्टेज पे है तो आपको पैसे की क्रंच है तो आप क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे है तो पेंशन वाली चीज़ बताएंगे एंड सब चीज़ें बता देंगे आपको। सो नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, प्रोमोटेड बाय RBI। जो भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं इन सब ने इसको प्रमोट किया है, इट इज़ अ नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी एंड ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेट करवाएगी, ठीक है। देन इज अबाउट नमत बसाई, ठीक है, तो ये क्या है, केरला गवर्नमेंट का यूनिक प्रोग्राम है जिसमें ट्राइबल चिल्ड्रंस को उनकी मदर टंग में ही इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। सो ये हमारे एक जो ये मदर टंग में पढ़ाने वाली चीज़ें ये हमारी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी में काफ़ी हाईलाइटेड है। सो इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय समग्र शिक्षा केरला, ठीक है, तो ये अभियान है वहाँ पे, तो उसके तहत इसको कराया जा रहा है। तो 50 लैपटॉप बांटे हैं बच्चों में, ठीक है, जिसमें प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं और उनकी ही मदर टंग में है। सो इससे क्या होगा, क्योंकि अभी सब लॉकडाउन चल रहा है तो दे विल उनको ऐसे घर जैसा लगेगा क्योंकि वो अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं एंड जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो रिड्यूस हो सकेगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। देन इज़ अबाउट ट्राई फूड। अब आप कहोगे मैम ये मिसस्पेलिंग तो नहीं है, ट्राईफेड तो नहीं, ट्राई फूड ही है, पर ट्राईफेड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ट्राई फूड किसने लॉन्च किया है, ट्राईफेड में, कहाँ पे, रायगढ़ महाराष्ट्र एंड जगदलपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। डिटेल्स क्या है, ट्राईफेड जो है वो क्योंकि वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आता है ट्राईफेड, सो ये विद एसोसिएशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, तो ये FPI के साथ मिलके काम कर रहा है, ठीक है। किससे रिलेटेड कि जो ट्राइबल लोग हैं वो जो सामान बेचते हैं, वो शहद, मान लो कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, शहद हो गया, महुआ हो गया, ठीक है, तो वो तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, मान लो वो तो कोई सस्ते में ले लेगा, 80 रुपये किलो ले लेगा, ठीक है, 80 रुपये kg, पर एक्चुअली आप शहद का प्राइस देखो, ये डाबर डूबर के ये करीबन केजीज में आप देखा जाए तो अप्रॉक्स 300 रुपीज़ पर किलो होता है। सो देखो कितना मार्जिन है, ठीक है, अप्रॉक्स 3 टाइम से भी ज़्यादा रेट हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि जो बेटर यूटिलाइजेशन हो सके, जो ट्राइबल जो प्रोड्यूस इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उसके लिए कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ये 2 माइनर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करेंगे, कहाँ पे, रायगढ़ और जगदलपुर में, ठीक है। रायगढ़ जो महाराष्ट्र में एंड जगदलपुर जो छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे 2 प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करेंगे जिसमें उनकी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रोसेसिंग होगी एंड उसको अच्छा से रिप्रेजेंट करके पैकेजिंग करके उसका मार्केटिंग की जाएगी जिससे उनको एडिक्वेट प्राइस मिल सकेगा अपनी चीज़ का, ठीक है। सो दिस ट्राई फूड प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर इट। सो आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा एंड डू कॉमेंट डाउन बिलो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।